बेहतर होगा, मतलब वो लॉन्ग रन में टिकेगा। आप लोग क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट खेला देखते हो? हाँ, जो बैट्समैन बॉल बाय बॉल, बॉल बाय बॉल मतलब, बॉल बाय बॉल मतलब हर एक बॉल को जो अच्छा खेलता है, ठीक है, सेशन वाइज, टेस्ट क्रिकेट देखो, अच्छा T20 भी देख सकते हो, एक इनिंग्स कैसे बिल्ड होता है। जब एक बैट्समैन सेंचुरी करता है, क्या वो हर बॉल में छक्का लगा के सेंचुरी कर देता है क्या? इतना आसान नहीं होता। नो सर, कभी वेट कभी, वेट करके खेलना पड़ता है। हाँ, वेट वेट करके खेलना पड़ता है, पर्टिकुलर बॉलर को टारगेट करना पड़ता है। मतलब सिंपल बात है, वो पहले अपना शॉर्ट रन को ठीक करता है, पहले वो अपना शॉर्ट रन को ठीक करता है, ठीक है, उसपे बीच बीच में सिंगल्स लेना, 1 रन 2 रन लेना, ठीक है, फिर खराब बॉल मिले तो उसपे 4 लगाना। हाँ, ऐसे बिजनेसमैन भी ऐसे ही करते हैं, पहले हल्का हल्का प्रॉफिट करना, फिर थोड़ा बड़ा ऑर्डर आ जाए तो उस पर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट करना, फिर इस तरह से धीरे धीरे उसका इनिंग्स बिल्ड होता है। तो एक बिजनेस भी लॉन्ग रन में तभी टिक पाता है जब वो शॉर्ट रन में अपने आप को बना लेता है। सो इसके लिए अगर लॉन्ग रन में बिजनेस को टिकना है तो शॉर्ट रन समझना जरूरी होता है। अब कोई बोलेगा सर हमको शॉर्ट रन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो लॉन्ग रन में टिक के दिखाएंगे। संभव नहीं है सर, विदाउट शॉर्ट रन आप लॉन्ग रन में नहीं टिक सकते। ठीक जैसे एक बैट्समैन अपने आप को इंटरनेशनल या फिर कोई भी मैच में अगर अपने आप को रेगुलर बेसिस में अच्छा करना है, इट्स लाइक अ विराट कोहली, इट्स लाइक अ केन विलियमसन, जो रूट, बड़े बड़े बिजनेस बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर जब थे, ठीक है, जैक कालिस, बहुत सारे सारे, रिकी पॉन्टिंग, अगर बड़ा बैट्समैन बनना है, वो कभी कभार एक आध बार 4 छक्का लगा दिए, 2 4 दिन के लिए आए और फिर चले गए, ठीक है, ये अलग बात है सर। वो कभी तुक्का होता है, कभी हीरो बन जाओगे तो कभी जीरो बन जाओगे, लेकिन एक लगातार टिक के रहना लॉन्ग रन में, उसके लिए आपके अंदर शॉर्ट रन एक्टिविटी भी अच्छा होना चाहिए। तो क्रिकेट से भी हम लोग बिजनेस को समझ सकते हैं। ठीक है सर, ये सब तो बोल चुके हो, हाँ सर बोल चुके हैं, तो फिर से क्यों बोल रहे हो? सर याद दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज कुछ ऐसा चीज पढ़ना है ताकि ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन का और भी कुछ नाम है, याद है ना? इसको शॉर्ट रन वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर भी कहते हैं। ये सब अलग अलग नाम से भी इसको समझा जाता है सर, शॉर्ट रन। इसके साथ साथ मैंने आपको ग्राफिकली डेटा एनालिसिस भी सिखाया था, ये डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, स्टैटिस्टिक्स को। ओके, फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आया, इसमें 3 तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अगर बिजनेस लॉन्ग रन में टिक जाता है ना तो स्टार्टिंग में उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, फिर धीरे धीरे डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, और फिर धीरे धीरे बिजनेस बंद भी हो सकता है, 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट 100 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, लंबा टिक गया, फिर लंबा टाइम के बाद भी कभी काफी सारे बिजनेस को जाना पड़ता है। हम लोगों ने देखा, नोकिया को देखा, बिग बाजार को देखा, मुकेश अंबानी का भाई का बिजनेस, अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशंस को देखा, कितना सारे हैं, रिलायंस पावर, बिग बाजार को देखा, हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर को देखा, मतलब देखा ना सर, ऐसे और भी है, लाइन लग जाएगा। जो लॉन्ग रन में टिका फिर अल्टीमेटली खत्म हो गया, कोई 50 साल टिका, तो कोई 60 साल, तो कोई 10 साल, तो कोई 20 साल, कोई 100 साल अभी भी टिके हैं, जैसे कि टाटा, जैसे कि ITC 100 ईयर्स हो गया बट अभी भी चल रहा है। मतलब अभी भी या तो इंक्रीजिंग हालत में है, अभी भी कांस्टेंट हालत में है, डिक्रीजिंग अभी तक आया नहीं है। तो ऐसा होता है सर। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सब बताने के पीछे का कारण क्या है? सर अगर जिंदगी में बिजनेस को टॉप लेवल में लेके जाना है तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस नहीं सर। आजकल मैं देखता हूँ बिजनेस बनाने के लिए यूथ के अंदर बहुत ज्यादा, कि कुछ वीडियोस देख के उनको लगता है कि शायद वो बिजनेस बना लेगा। यस, वीडियोस जरूरी है, ठीक है, बड़ा बिजनेस बनाना भी जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ वीडियो देख के थोड़ी बिजनेस बन जाएगा सर। वीडियो आपको कुछ मिनट के लिए मोटिवेशन दे सकता है, दैट्स अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चाहे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स है यूट्यूब में, संदीप महेश्वरी, फिर आपका बड़ा बिजनेस बोल के एक बहुत ही फेमस इंसान है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। हाँ, दे आर बहुत अच्छा बताते हैं, एकदम सुंदर सा बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज इंसान को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को समझना पड़ेगा कि वो वीडियो में अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोर लेवल में समझना पड़ेगा। अच्छा, क्या वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा? नहीं सर, वो आपको इकोनॉमिक्स नहीं सिखाएगा,
अच्छा, हम लोग भी इसको किताबी लैंग्वेज से भी पढ़ते हैं, सीए के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, सीएमए के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल के हिसाब से भी पढ़ना है, कॉलेज के हिसाब से भी पढ़ना है, बट उसके साथ प्रैक्टिकल भी देखना है। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर से जाके हम लोग को झांकना है कि आखिर क्या अंदर का कॉन्सेप्ट है। तो वीडियोस आपको सपोर्ट करेगा बिजनेस बनाने में, बट वीडियोस के साथ साथ अब अपना अंदर का नॉलेज को भी डेप्थ वाला बनाओ। अगर बना लेते हो, दोनों को मैच कराओ, फिर देखना आपको सच में पावर आ जाएगा एक बड़ा बिजनेस बनाने का। ठीक है, सो इसको बोलते हैं अंदर से डेवलप करना। जैसे लास्ट दिन मैं आपको बताया था आइसो क्वांट की जरूरत। ठीक है, आइसो क्वांट क्या समझाते हैं कि भाई आप कितना भी लेबर कैपिटल बढ़ा दो, आप कितना भी लेबर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो, स्टार्टिंग में आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग लेवल में क्या होता है, आप एक तरफ से कैपिटल डाले जा रहे हो, एक तरफ से आप लेबर डाले जा रहे हो। ठीक है, बिजनेस में दो तरह का इनपुट होते हैं। यहाँ पर हम लोग समझने के लिए लेबर और कैपिटल को इनपुट समझ लेते हैं। ठीक है, लेबर कैपिटल इंट्रोड्यूस करे जा रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपका रिटर्न कांस्टेंट हो जाता है। मतलब आप लेबर कैपिटल कितना भी बढ़ा लो, क्वांटिटी और आउटपुट आपका सेम आता है प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद आपका लेबर कैपिटल और बढ़ जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, इस लेवल में आपका कैपिटल, इस लेवल में लेबर, फिर भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट में चेंजेस नहीं आता। तो इसलिए इसको बोलते हैं आइसो क्वांट। ठीक है, आइसो क्वांट इन द सेंस, मैं लास्ट दिन समझाया था काफी डिटेल्स में, कि आप कितना भी इनपुट बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में चेंजेस नजर नहीं आता। सर ऐसी सिचुएशंस में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? सर ऐसी सिचुएशंस में बिजनेस को ये देखना पड़ेगा कि उसका लेबर और कैपिटल मिनिमम हो। लेबर कैपिटल मिनिमम हो और आउटपुट, मतलब इनपुट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम। सर कैसे संभव है? किसी को असंभव को संभव करना ही तो नॉलेज है। असंभव को संभव करना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही ज्ञान है। ये ज्ञानी और अज्ञानी में ही फर्क होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो इम्पॉसिबल को देख के डर जाता है और यही बात करता है कि हमसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे हर एक इंसान अपने अपनी जगह में अज्ञानी है कहीं ना कहीं। सर्वज्ञानी तो कुछ ही लोग ही होते हैं सर। लेकिन जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता हो और आपको लग रहा हो कि ये हमसे नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप में वो नॉलेज लैग है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जहां पर आपको प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करो, आपको देखना आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट बहुत सिंपल है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट करने के लिए हमें आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट। अच्छा, कॉस्टिंग क्या है? आइसो कॉस्ट। चलो मैं इसीलिए आइसो क्वांट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में लास्ट वीक तो समझाया था। आज मैं आपको आइसो कॉस्ट बताने जाऊंगा। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो ए, सुबीर, साहिल, सिवास, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। सिवास, सिवास का आवाज नहीं आ रहा है। सिवास कनेक्टेड हो आप? हाँ सर, थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए बंद रखे माइक। ओके, वेरी गुड, चलो सर ठीक है। तो जैसे अभी आइसो कॉस्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, तो धीरे धीरे हम लोग कॉस्टिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन कॉस्टिंग में जाने से पहले आपको एक बार आइसो कॉस्ट का नॉलेज लेके जाओ सर। आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट, गजब का मजा आने वाला है अगर समझ में आए तो। सर अगर ना समझ आए तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, तो मजाक किरकिरा नहीं करना है, समझना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको आइसो क्वांट समझाया था, लेकिन आप बोलोगे तो मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। आइसो क्वांट क्या बताते हैं? आइसो क्वांट बताते हैं, या एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सर इंडिविजुअल लेवल पे। आइसो क्वांट shows all combinations of factors, all combinations of factors that produce a certain output. इन एग्जाम्पल, आपको बिजनेस के लिए लेबर इंट्रोड्यूस करना है, मतलब लेबर देना है। लेबर देने का मतलब मेहनत। किस तरह का मेहनत हो सकता है? दो तरह का मेहनत हो सकता है। मैनुअल मेहनत, मैनुअल मतलब फिजिकल लेबर, और मेंटल लेबर, दोनों दो। मेंटल लेबर दो, फिजिकल लेबर दो। ठीक है, मैनुअल और मेंटल दोनों में फर्क है। मैनुअल मतलब फिजिकल, ठीक है, शरीरी ताकत। ठीक है, और एक होता है मेंटल लेबर, मतलब दिमाग की ताकत। दोनों को यूज करके आप लेबर दो
खुद का, किसी और का हेल्प लेना है उसको लो, है ना। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी या फिर टाटा ग्रुप, कोई भी, या बिरला, उसको अगर अकेला वो पूरा लेबर दे देता तो उनको बाहर से लोगों का जरूरत पड़ता, उनको बाहर का लोगों को एम्प्लॉय करने का जरूरत पड़ता? कभी नहीं, क्योंकि अकेले दिमाग से नहीं हो सकता, अकेला लेबर से नहीं हो सकता, तभी उनको एम्प्लॉय का जरूरत पड़ता है, मतलब वो नौकरी देता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा काम ना तो सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते हैं, ना तो मुकेश अंबानी का बेटा कर सकता है, ना तो गौतम अदानी कर सकते हैं, ना तो उनका भाई बहन कर सकते हैं, ना तो टाटा ग्रुप के या टाटा फैमिली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो जॉब क्रिएट करते हैं। ऐसी इसी तरह से जॉब क्रिएशन होता है, ठीक है। तो जब भी जॉब क्रिएशन होगा, लेबर आप डालते जाओगे, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि लेबर को सैलरी देना पड़ता है, एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है, और बिजनेस में और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैपिटल डालना पड़ता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आइसोकॉन्ट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लेना। आइसोकॉन्ट शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन आउटपुट, ठीक है, सर्टेन आउटपुट, कुछ भी बना लो सर, हेलीकॉप्टर बनाना है, बाइक बनाना है, मोबाइल बनाना है, या छोटा से छोटा सा कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट, कैलकुलेटर बना लो, बुक्स बना लो, जो चाहते हो वो बना लो भाई, कोई मना नहीं करता, बट आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट इज ऑलवेज देयर। अब आज दोनों को मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके देता हूँ और दोनों के बीच में फर्क समझाऊंगा, आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट में क्या फर्क है, कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करूंगा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस को क्या फॉलो करना चाहिए वो बताऊंगा। एक एंटरप्रेन्योर, स्पेशली जो ट्रेडर है, जो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर है, अपना प्रोडक्ट का क्या दाम रखेगा, किस दाम पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा। अच्छा, सिर्फ बेचने से नहीं होता है, लॉन्ग रन में टिकना पड़ता है। मतलब स्टार्टिंग में आपने मानो थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करके मार्केट पकड़ लिया, डिस्काउंट देके मार्केट पकड़ना इज नॉट एनफ। डिस्काउंट दिया, मार्केट ले लिया, लेकिन सर डिस्काउंट कहाँ से, या डिस्काउंट इज कॉस्ट, डिस्काउंट में क्या छुपा है, आप लोग अकाउंट्स करते हो, डिस्काउंट मतलब एक्चुअली वो कैपिटल इंट्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट देके आप कैपिटल ही तो डाल रहे हो उसमें, अपने पॉकेट से ही तो पैसा डाल रहे हो। सो डिस्काउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखना ये पड़ता है कि ज्यादा डिस्काउंट अल्टीमेटली आपको खत्म ना कर दे। ऐसे हुआ है सर, जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट बिजनेस को मतलब प्रॉब्लम में डाल देते हैं, मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, और आउटपुट नहीं आता। तो ऐसा करने से आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। जैसे बिग बाजार जैसा बड़ा बिजनेस को भी जाना पड़ा, टाटा बाय बाय, कौन बिग बाजार टाटा बाय बाय कर दिया, क्या प्रॉब्लम हो गया बिग बाजार को, वही आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट प्रॉब्लम, समझ नहीं पाया, मैनेज नहीं कर पाया, प्रोडक्शन को मैनेज नहीं कर पाया। सर कैसे? सर मैं थोड़ा इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, फिर मैं केस स्टडीज तो रोज करता हूँ, आज थोड़ा सा केस स्टडीज कम और किताबी बात ज्यादा करता हूँ, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ। आइसो कॉस्ट क्या बताते हैं सर? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर दैट कॉस्ट द सेम अमाउंट, मतलब आप जितना भी फैक्टर लगा दो, लेबर लगा दो, कैपिटल लगा दो, अच्छा एल फॉर लेबर है, के फॉर कैपिटल है, ठीक है। सर आप यहाँ पर इंटरप्रेन्योर या फिर लैंड को क्यों नहीं ले रहे हो? सर ओनली फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केस में लेबर कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लैंड और एंटरप्रेन्योर तो आप खुद हो, आप अपने साथ थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कि चलो अभी प्रॉफिट नहीं लेते, बाद में ले लेंगे। जैसे पेटीएम का ओनर कितना दिन प्रॉफिट नहीं उठाया अपना, कितना दिन सैलरी नहीं लिया, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, जोमेटो लॉस में है अभी भी। तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, मेन पॉइंट इज लेबर कैपिटल, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके पास घर भी है, लैंड भी है मानो, लेकिन मेन समस्या क्या है? लेबर और कैपिटल का समस्या। इसलिए लेबर कैपिटल से आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगा, और इकोनॉमिक्स इन प्रैक्टिस इसी तरह का पॉइंट को ज्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइसो क्वांट क्या हो गया? shows all combinations of factors that produce certain output, and isocost show all combinations of factors that cost the same amount. आप कितना भी लेबर कैपिटल बढ़ाओ, आपका कॉस्ट सेम पड़ेगा। सो कॉस्ट सेम पड़ेगा तो बढ़ा के क्या फायदा? सर ना तो बढ़ाना है ना तो कम करना है,
जितना मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर लो वो देखना है। सर कैसे, अभी तो बताने वाले हैं। ISO cost and ISO quant can show the optimal combinations of factors of production to produce the maximum output at minimum cost। आपको मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में इस बात को बता रहा था, ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट समझाया, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये इस चैप्टर का इकोनॉमिक्स में, CA/CMA इकोनॉमिक्स में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इसका बहुत वाइटल पॉइंट है सर, बहुत वाइटल, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो वही बात मैं करने जा रहा हूं आपके साथ कि ऑप्टिमम का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए आपको आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट को समझना पड़ेगा। सर आइसो क्वांट एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देख लो, ये सिंगल आइसो क्वांट कर्व है। मैंने लास्ट दिन आपको जो दिखाया था वो सिंगल नहीं था, उसमें बहुत सारा आइसो क्वांट कर्व को एक साथ मिला के दिखाया गया था आपको। दिस इज, ये एक नहीं, इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसो क्वांट, ये सारे के सारे आइसो क्वांट हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिंगल एक ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है मैं दिखा दे रहा हूँ। चलो सर देखो, सर एक तरफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। एक तरफ कैपिटल डालो, से फॉर एग्जांपल 30,000 20,000 10,000 डॉलर पाउंड जो देना है दे दो सर, रुपीस, ओके। और एक तरफ आपने लेबर डालना है वैल्यूएशन वाइज या क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी ऑफ लेबर 10 20 30 40 50 60, ठीक है। So in this diagram, it's a very simple concept. The isoquant shows all combinations of labor and capital that can produce a total output of 4,000, ठीक है, 4,000 आउटपुट निकालेगा। इन द above isoquant this could be, जैसे कि ये 4,000 आउटपुट है, तो 20 कैपिटल 18 लेबर, अगर 20 कैपिटल होगा, ठीक है, अगर 20,000 कैपिटल होगा और लेबर अगर 18 होगा, 18 इन द सेंस ये वाला, ठीक है, ये 20 से पहले, इसको 18 माना गया है सर। तो अगर 20 कैपिटल है और 18 लेबर है तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा माना जाएगा। और या फिर उल्टा और एक चीज हो सकता है, 10 के थोड़ा सा नीचे 9 और 30 और 40 के बीच में 35, ठीक है। अगर ये 35 लेबर लिया जा रहा है तो ये हम लोग लेबर इंटेंसिव मानेंगे। सर बात को समझे, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में दुनिया में कुछ भी बना लो, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। सर ये चीज हम लोग कहाँ पढ़े थे, एकदम बेसिक्स में, इकोनॉमिक्स से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोगों को मैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस समझाया था, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का जो पॉइंट था, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, जिसको हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई कोई 3 मानता है, कोई कोई 4 मानता है। तो उसमें ये जो हाउ टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट है, तो जब भी आपको कोई भी चीज बनाना हो, चाहे मोबाइल बना लो चाहे रास्ता बना लो, अरे चाहे मोबाइल बना लो चाहे रास्ता बना लो, जो बनाना है बना लो। अब पॉइंट ये सर, रोड बनाना है, मोबाइल बनाना है, मेट्रो बनाना है, बुलेट ट्रेन बनाना है, क्या ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव, मतलब क्या ज्यादा मशीनरी पार्ट्स, बड़े बड़े मशीन से काम करवाओगे या लेबर से भी काम करवाओगे। अगर लेबर लेबर ज्यादा होगा कॉम्पिटिटिवली तो उसको लेबर इंटेंसिव बोलेंगे। जैसे जो कॉम्पिटिटिवली तरफ पुअर कंट्री होते हैं, या पुअर कंट्री या डेवलपिंग, जैसे भारत जैसे कंट्री जो अभी तक डेवलप नहीं बना है, पर डेवलपिंग डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, डेवलपिंग नेशंस। और कुछ होते हैं डेवलप, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां जॉब क्राइसिस थोड़ा कम है, जहां जॉब क्राइसिस काफी कम है, वेरी लो, जॉब डिमांड इज वेरी लो, ठीक है। अगर जॉब डिमांड लो है तो अगर गवर्नमेंट को कोई काम करवाना होगा, प्लीज मेरे को थोड़ा बताइएगा, जॉब डिमांड लो है, गवर्नमेंट को अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो वो कौन से अप्रोच अप्लाई करेगा, लेबर वाला कि कैपिटल वाला। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप लोग सुन पा रहे हैं ना सर। से फॉर एग्जाम्पल आप अगर हाईवे बनाना चाहते हो, सर आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ, हेलो,
क्या रे, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड हो या नहीं? हाँ सर। देखो सर, अगर आप इंडिया में रोड बनाते हो और यूएस में रोड बनाते हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जब रोड बनेगा उसमें कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होगा कि लेबर इंटेंसिव ज्यादा होगा? और यूएस में जब रोड बनाते हो तो उसमें कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होगा कि लेबर इंटेंसिव ज्यादा होगा? सर इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव कम होगा और अमेरिका में लेबर इंटेंसिव कम होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? सर यहाँ का टेक्नोलॉजी कंसिडरेबली लो है और यहाँ पे रास्ते भी कम बनते हैं, इसीलिए वर्कफोर्स हाथ से किया काम ज्यादा करना पड़ता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोड्स बनते हैं, मतलब डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके बनाना जाता है, इसीलिए कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। ये तो ठीक है, बट और एक बहुत वाइटल पॉइंट है सर, आजकल इंडिया में भी रोड वगैरह काफी ज्यादा बन रहा है, बट एक प्रॉब्लम है। यहाँ लेबर है सर हाँ जी। बोलो। हाँ बोलो सर। यहाँ लेबर है। लेबर। मतलब जैसे अमेरिका वगैरह में कैपिटल थोड़ा वहाँ पे ज्यादा महंगा होता है, वहाँ पे लेबर मतलब इंडिया में लेबर सस्ता है। अच्छा, इसीलिए इसीलिए कैपिटल अगर भारत। आप ज्यादा यूज करेंगे तो कैपिटल आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेबर यूज करोगे तो लेबर यहाँ पे सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग सस्ते में काम करना चालू कर रहे हैं। जैसे अभी तमिलनाडु साइड में यही हो रहा है सर। मतलब 40-40 हजार का जो काम तमिलियन करता था वो अभी बिहारी जाके 10 हजार में कर देता है। हम्म, इसको लेके काफी बवाल भी हुआ, हो रहा है, एक प्रॉब्लम हुआ। हाँ सर, अभी भी तो चल ही रहा है। हाँ, चल ही रहा है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, बट लोकल प्रॉब्लम हो सकता है देयर मे बी सम लोकल इश्यूज। देखो अभी क्या होता है। मतलब अब इसमें ये लोकल प्रॉब्लम जो तुमने उठाया, ठीक है, लेबर इंटेंसिव का, तो इसमें एक देखो, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। इंडिया में, चलो मैं लोकल मैटर में कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाना चाहूंगा, अगर मैं सिंपल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बात करूँ या अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से बात करूँ, तो पहला बात कि अमेरिका का पॉपुलेशन है 35 करोड़, इंडिया का पॉपुलेशन से 135 से 140 करोड़। अगर साइज वाइज देखा जाए तो अमेरिका का जो ओवरऑल साइज है, मतलब देश का जो एरिया है, वो इंडिया से बड़ा है, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, 1.5 से 2 गुना। इंडिया कॉम्पेरेटिवली एरिया वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज छोटा है, तो बहुत ही कम छोटे से जगह में भारत में 135-140 करोड़ के लोग रहते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट है, वो इंडिया में पर कैपिटा मतलब पर हेड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी लो है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है। सेकेंड थिंग, इंडियन गवर्नमेंट को ऑलवेज, जैसे कि आप लोगों ने पॉइंट उठाया, इंडियन गवर्नमेंट को ऑलवेज जॉब क्रिएशन का एक चिंता होता है। एक प्रोजेक्ट आएगा, अगर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अगर सारा काम मशीन कर देगा तो फिर जॉब क्रिएशन कैसे हो? इसलिए आजकल इंडिया दोनों मॉडल को मिक्स अप करके करते हैं, मशीन्स को भी यूज करते हैं ताकि काम में थोड़ा सा तेजी आए, मतलब फास्ट आए, फास्ट फॉरवर्ड हो, और लेबर का भी यूज किया जाता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जाए, है ना? तो दोनों चीजों को देखा जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज बन जाता है ऑलवेज, है ना? 1947 से लेके 2023 तक पहुंच गए, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज आज तक खत्म नहीं हुआ, और इतना जल्दी होने वाला भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तभी, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज तभी खत्म हो सकता है जब हमारे देश में और बिजनेस इश्यूज, मतलब बिजनेस रहेगा, फिर भी रह जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज इंडिया में इतना जल्दी भी 100-150 साल और लगेगा, फिर जाके शायद कुछ हो, गॉड नोस। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि हमें लेबर इंटेंसिव करना पड़ेगा, अदरवाइज काफी लोग बेकार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, हर चीज में प्रॉफिट फायदा देखने से नहीं होता है सरकार को, ठीक है? तो ये इस तरह का इश्यूज सामने आ ही जाता है। वेरी गुड सर। तो अब वही चॉइस आपके सामने आता है आइसोक्वांट के थ्रू से। आइसोक्वांट अल्टीमेटली सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा आपको। अगर आप 20 लेबर लगाओगे, सॉरी 20,000 कैपिटल लगाओगे और 18
क्वांटिटी ऑफ लेबर लगाओगे तो भी आपका प्रोडक्शन लेवल 4000 रहेगा। मानो कि आप लेबर को कम करते हो, सॉरी कैपिटल को कम करते हो, कैपिटल को कम करके 9K करते हो तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल को कम करना है तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा, तो लेबर 35 कर लो। लेकिन अल्टीमेटली आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन जो है वो सेम रहेगा, यही है आइसो क्वांट। इसको ग्राफिकली ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। जब आपने 20K का लेबर लिया, सॉरी कैपिटल लिया, ये कैपिटल साइड है, ये लेबर साइड है, तो इसको जोड़ो इसके साथ, तो बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब आप 9000 का कैपिटल लिया, लेबर को बढ़ा दिया, ठीक है, एक को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना है, एक बढ़ाते हो तो दूसरे को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। कैपिटल इंक्रीजेस देन लेबर डिक्रीजेस, कैपिटल डिक्रीजेस देन लेबर इंक्रीजेस, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। कुछ तो करना है सर। अभी दोनों मेनली पॉइंट बना है आपका, और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन लेवल सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अब एक्चुअल आइसोक्वांट, सिंगल आइसोक्वांट ग्राफ यू कैन ड्रॉ, ठीक है। अब आइसोक्वांट इज यूजुअली शेप्ड कॉनकेव। अच्छा, कॉनकेव का मतलब क्या है? जो बेसिकली कटोरा शेप का होता है। कॉनकेव दो तरह का शेप होता है, इकोनॉमिक्स में नजर आता है। एक होता है ऐसा, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, याद रखिएगा, हाँ सर, जो बेसिकली कटोरा का उल्टा साइड, मतलब एक कटोरा जैसे होता है ना, आप लोग देखे होंगे कटोरा कैसे होते हैं, बॉल रे बाबा, हाँ सर, एक बॉल जो होते हैं आपके घर में भी होंगे, हाँ सर, एक बॉल का जो पीछे वाला हिस्सा है, दिस वन फोकस्ड ऑन दिस थिंग, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो जब ऐसा देखने में हो, ठीक है, कटोरा की तरफ, तो उसे कॉनकेव कहते हैं। और इसको उल्टा कर दो, जब जब कटोरा उल्टा हो जाएगा, उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, उल्टा कटोरा कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो कटोरा अगर उल्टा कर दो तो कॉन्वेक्स, कटोरा को अगर मतलब बॉल को अगर सीधा कर दो तो कॉनकेव। तो आइसोक्वांट जनरली कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स नहीं। देयर मे बी सर्टेन ग्राफ या कर्व आपको नजर आएगा इकोनॉमिक्स में, जो कॉनकेव के बदले कॉन्वेक्स नजर आएगा। जैसे कि देयर इज एक कॉन्सेप्ट होता है सर, पीपीपी मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जब बताऊंगा तब आपको दिखाएंगे कि कैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव होते हैं। तो फिलहाल आपको कॉनकेव नजर आया। अच्छा, और एक बात है ना, आइसोक्वांट इज यूजुअली शेप्ड कॉनकेव बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा वर्कर्स गिव्स अ डिक्लाइन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है ना, मतलब आप बोलोगे सर कॉनकेव क्यों होता है ना, देयर इज अ सवाल, एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सवाल पे सवाल, एक सवाल का सोल्यूशन आता है तो दूसरा सवाल सामने आता है। तो एक बिग क्वेश्चन, सर कॉनकेव क्यों होता है? कॉनकेव होने के पीछे बड़ा सिंपल सा कारण है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग डिमांड में भी पढ़े हैं, अल्फ्रेड मर्सेल सर ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के बारे में बात किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कैसे काम करेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट ऐसे काम कर रहा है, जब आप लेबर को, कैपिटल को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो लेबर को कम करना पड़ता है। उल्टा काम आपको और एक करना पड़ता है, जब आप लेबर को, कैपिटल को डिक्रीज करवाते हो, तब लेबर बढ़ाने का मौका मिलता है। सो ये जो एक को डिक्रीज करना है, दूसरे को इंक्रीज करना, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको डिमिनिशिंग रिटर्न ही बोला जाएगा, ठीक है, इसको डिमिनिशिंग ही बोला जाएगा। तो इसको समझने के लिए आगे का चर्चा सुनो आप, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये चीज मैंने आपको डिमांड में भी पढ़ाया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने डिमांड में भी डिस्कस किया, मैं इसको फिर से प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा डिमांड वाइज सोचना है। आप लोगों ने जब किसमें बड़ा बोला था, बोलो तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बोला था, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी याद दिला देता हूँ आपको। जब मैं आपको यूटिलिटी वगैरह पढ़ा था, जब मैं आपको यूटिलिटी पढ़ा था, उसमें दो कॉन्सेप्ट आया था, एक आपका हिग्स एंड एलन का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ने के टाइम पे आईसी, ये आईसी कर्व, ये आईसी बताने के टाइम पे मैंने आपको समझाया था। भूल गया तो रिवाइज कर लो सर, भूलना नहीं है ना, भूल ना जाना तो मुश्किल हो जाएगा सर। तो आईसी में भी मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात किया था, ठीक है।
फिलहाल आप यहाँ पर देख लो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है, डेल्टा कैपिटल डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर। ओके, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इज द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर दैट इज कैपिटल दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन फैक्टर दैट इज लेबर। मतलब लेबर के लिए कितना कैपिटल चेंज कर रहे हो और कैपिटल के लिए कितना लेबर। इफ 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कुड बी रिप्लेस्ड विद वन फैक्टर्स ऑफ लेबर, 2 यूनिट ऑफ कैपिटल अगर एक लेबर से आप चेंज कर रहे हो तो एमआरएस क्या हो जाएगा, डेल्टा के बाई डेल्टा लेबर। मतलब अगर कैपिटल में चेंज 2 बार 2 यूनिट और लेबर में चेंज 1 यूनिट तो एमआरएस हो जाएगा 2। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। मानो कैपिटल में चेंज 3 और लेबर में चेंज 1 तो 3/1। हेलो, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो जरा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये डिमिनिशिंग फैक्टर कैसे काम करेगा, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, अगर आपको ये क्वेश्चन करे कि आइसोक्वांट कॉन्केव क्यों होता है, ठीक है, तो आइसोक्वांट कॉन्केव होते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। अब ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, अगर आपको इसे समझना है तो आपको कुछ इस तरह से समझना होगा। अच्छा, हम लोगों ने एक मान लिया था कि हमारा टोटल प्रोडक्शन 4000, ठीक है, तो प्रोडक्शन को सेम रखते हैं क्योंकि आइसोक्वांट आपका आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। आइसोक्वांट आउटपुट को सेम रखता है, कांस्टेंट कर देता है, बस इनपुट को बदलना चाहते हो आप इनपुट को बेसिकली हेराफेरी करोगे, जो हेराफेरी करना है इनपुट में करो, आउटपुट में नहीं। सो यहाँ पर अगर आप देखें जरा, कैपिटल आपका पहले 40 था, फिर कैपिटल 40 जब कैपिटल 40 था तब आपका लेबर कितना था, थोड़ा सा इमेज इसको छोटा करता हूँ, दिख जाएगा। यस, जब कैपिटल 40 है तब लेबर है, लेबर कितना है सर, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर 40 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब आपको कैपिटल थोड़ा सा आपने कम किया सेकेंड पॉइंट में, 30 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। सो इधर आपने 10 यूनिट में कैपिटल कम किया और इधर आपने 1 यूनिट में लेबर बढ़ाया। सिमिलर पैटर्न थोड़ा और नीचे आ जाओ, जब आपने कैपिटल को और कम दिखाने का कोशिश किया, 12 यूनिट ऑफ कैपिटल देन 9 यूनिट्स ऑफ लेबर, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 10 यूनिट्स ऑफ लेबर। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आप जितना भी अलग अलग कैपिटल लेबर का इनपुट लो, आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम मतलब सिमिलरिटी रहेगा, प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा। अब सवाल आपके मन में जो चल रहा है, सर इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहा है, आपके मन में ही चल रहा है ना सर। सर इसके पीछे सिंपल कानून है, इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ लेबर, जब जब आपने लेबर इंक्रीज किया, जैसे यहाँ पर 2 से 3, यहाँ पर 9 से 10, इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ लेबर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ लेबर reduced the amount of capital needed but at a decreasing rate। रेट जो है वो डिक्रीजिंग है। रेट डिक्रीजिंग कैसे हुआ, चलो थोड़ा समझते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, फार्म ने 2 लेबर एम्प्लॉय किया और 40,000 कैपिटल लगाया, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, 2 लेबर और 40,000 कैपिटल, then employing 1 extra worker can enable it to save 10,000। अगर और एक एक्स्ट्रा लेबर लगा दे, ठीक है, मतलब माना जा रहा है कि पर लेबर के पीछे अगर 20,000 कर गए थे, ठीक है, सो 2 लेबर 40,000 कैपिटल, तो ऐसा समझो कि एम्प्लॉइंग 1 एक्स्ट्रा वर्कर, अगर एक एक्स्ट्रा वर्कर ले लिया जाए तो 10,000 का सेविंग हो सकता है। दिस इज क्वाइट एन एफिशिएंट सेविंग, अगर एक लेबर से मेरा 10,000 का कैपिटल सेव हो जाए। द फर्म ओनली हैज टू पे 1 एक्स्ट्रा वर्कर बट कैन सेव द कॉस्ट ऑफ 40। फर्म को एक लेबर को पे करना है लेकिन जिसका कॉस्ट पड़ सकता है 40। ध्यान से देखो, आपको आपने 40 कैपिटल लगाया, ठीक है, जब जब आपका 40 कैपिटल था, ध्यान से सुनना, तब आपका लेबर कितना था, 2 था। जब आपने कैपिटल को 40 से 30 किया तो आपका चेंज इन कैपिटल हो गया 10। 40 to 30 कितना का चेंज है, डेल्टा के इक्वल्स टू 10।
लेबर का चेंजेस कितना 2 to 3, कितना चेंज हो गया 1। ओके, नीचे आ जाओ, कैपिटल चेंजेस 12 to 10, इट्स अ 2, एंड लेबर का चेंज 1। ठीक है, ये फर्क है बेसिकली, ये 10 और 1 और 2 और 1 के बीच के फर्क यही है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो आगे क्या हो रहा है। हाउएवर, जब हम लोग थोड़ा और नीचे आ गए, एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 लेबर, जब हम लोग 9 लेबर पे आ रहे हैं, एम्प्लॉइंग एन एक्स्ट्रा वर्कर इनेबल सेविंग्स ऑफ ओनली 2 कैपिटल, 2 कैपिटल सेव हो रहा है। जैसे यहाँ पर 10,000 कैपिटल सेव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 2,000 कैपिटल सेव हो रहा है। Therefore, the more that worker are employed, there is a diminishing rate. जितना वर्कर आप एम्प्लॉय करोगे, there is a diminishing rate at which you can substitute the other factor. जितना वर्कर आप ऐड करोगे, ध्यान से देखना, आप लेबर और ऐड करो, आपका कैपिटल सेविंग इधर कम हो जाएगा। कैपिटल सेविंग कम हो रहा है ना, तो there is a diminishing rate at which you can substitute the other factor. There comes a point when employing more workers barely saves any capital at all. This is when diminishing return of labor is very high. Diminishing returns of labor is very high. Workers effectively get in each other's way. वर्कर एक दूसरे के रास्ते पे आ जाते हैं। As one moves down the isoquant, output remain the same. Isoquant को आप चेंज कर, जितना भी डाउन करो, remain output सेम रहेगा। Therefore, the output gained from employing more labor must equal to the output lost from the employing more capital. जिसको कुछ इस तरह से बोलते हैं लेबर इंटू डेल्टा लेबर एंड कैपिटल इंटू डेल्टा के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से कुछ इस तरह का आइसोक्वांट मैप बन सकता है, अलग अलग आइसोक्वांट मैप। ये आपको मैंने लास्ट दिन दिखाया है, ये जो हम लोगों का ग्राफ था, दिस वन सेम ग्राफ है ना रे? हेलो, अलग अलग लेबर कैपिटल में अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। क्या सुबीर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने लास्ट दिन आप लोगों को दिखाया था। तो वैसा ही हाँ यहाँ सर। पर भी सेम कॉन्सेप्ट में अलग अलग आइसोक्वांट मैप आपको दिख रहा है, तो जस्ट उसको ड्रॉप पुट किया गया, डिफरेंट लेबर डिफरेंट कैपिटल, डिफरेंट लेबर डिफरेंट कैपिटल। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर? इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया? सर बहुत सिंपल कारण है इसका, मैं लास्ट में आपको समरी कर रहा हूँ। जब जब आपका लेबर इंक्रीज हो रहा है, लेबर आप इंक्रीज कर रहे हो, कैपिटल आपका कम होते जा रहा है, और जितना आपका कैपिटल लेबर, जितना आपका लेबर बढ़ेगा उतना भी आपका कैपिटल कम होगा, लेकिन कैपिटल सेव होने का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डिमिनिशिंग रेट में है। स्टार्टिंग में आप 10,000 सेव कर रहे थे, जितना लेबर आपने बढ़ाया उतना आपका कैपिटल सेविंग और कम होता गया। तो रेट ऑफ मतलब कैपिटल का जो डिमिनिशिंग वो काफी डिमिनिशिंग है, कैपिटल सेविंग काफी डिमिनिशिंग है, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो लेवल में भी जा सकता है जितना लेबर बढ़ाते जाओगे। तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लेबर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, एक तरफ से आपका कैपिटल कम होता जाएगा, बिकॉज लेबर का सैलरी कहाँ से दोगे सर? सिंपल बात है, लेबर का सैलरी जितना बढ़ेगा कैपिटल उतना आपको कम दिखेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप अकाउंट्स का दिमाग लगा लो, आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको ग्राफिकली पुट करना है और लेबर और डेल्टा के बाई डेल्टा एल का इक्वेशन को पुट करना है, तो आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझ सकते हो। यस ना सर? इसको अगर आप अलग अलग लेबर कैपिटल से ड्रॉ करोगे तो अलग अलग कैपिटल से ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा दिया था, मैं इसलिए इस पॉइंट को और रिपीट नहीं किया। मैं क्यों नहीं रिपीट किया? जिन्होंने लास्ट क्लास बाई चांस मिस किया है उनको मैं इतना बोलूंगा कि प्लीज लास्ट क्लास को गो थ्रू करो। मैं ये जो अलग अलग आइसोक्वांट कर्व कैसे बनाया गया है और किस तरह से ये क्या बताने का कोशिश किया है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा करंटली स्किप किया। कीप मतलब जानबूझ के नहीं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, दैट्स। सर आइसोक्वांट में बहुत बात हो गया, लास्ट क्लास में भी बोले थे, आज भी बोल दिए। यस सर, मैंने बोल दिया। लेकिन सर अभी आइसोकॉस्ट में कुछ नहीं बताया था लास्ट क्लास में, थोड़ा बताया था कि आइसोकॉस्ट होता क्या है, लेकिन मैं आपको आइसोकॉस्ट रिलेटेड कुछ भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मैं बोला था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आइसोकॉस्ट बताऊंगा। तो आ गया वो घड़ी जब आपको आइसोकॉस्ट बताने वाला हूँ। An isocost shows all the combinations of factors that cost the same to employ. मतलब आप कितना भी अलग अलग लेबर आउटपुट निकाल लो, ठीक है, कितना भी आउटपुट बनाना चाहो आप, जितना भी आउटपुट बनाओगे आपका कॉस्ट सेम पड़ेगा। सर कैसे? एग्जांपल दो। जैसे मानो कि आपका टोटल कॉस्ट है 4 लाख रुपया, ठीक है,
यहाँ पर पाउंड में इमेज दिया है, आप रुपीज समझ के सोच लो सर। यहाँ पर ग्राफिकली पाउंड है, आप उसको रुपीज समझ लो। ठीक है, मानो कि आपका टोटल कॉस्ट पड़ने वाला है ₹4 लाख। ओके, तो 4 लाख अगर आपका कॉस्टिंग पड़ेगा, तो इसके लिए आपने एक तरफ कैपिटल पुट कर रहे हो, एक तरफ लेबर पुट कर रहे हो। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपका कैपिटल जा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 30,000 आपका कैपिटल है, और जब आपका 30,000 कैपिटल है तो 30,000 का आपका मानो लेबर भी है, सॉरी 30 यूनिट का लेबर है। लेबर को यूनिट से बताया जाता है। अगर आप इसको कम करते हो, लेबर मानो चेंज होके 10 हो गया, सॉरी कैपिटल चेंज होके 10 के हो गया, लेबर बढ़ा दो, ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा सर। अगर 4 लाख का कॉस्टिंग करना है तो सिमिलरली अप्रोच आपको अप्लाई करना है। कॉस्ट सेम रह के, कॉस्ट को सेम रख के बस कैपिटल और लेबर को चेंज करना है। अगर 30,000 कैपिटल लगाना है तो 30 यूनिट्स लेबर लगाओ। अगर आप कैपिटल को कम करना चाहते हो तो 50 यूनिट्स लेबर लगाओ, कॉस्टिंग सेम पड़ेगा। आप देख लो आपका जरूरत क्या है, आपका काम किस में अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपका फैक्टर इनपुट कुछ भी हो जाए, कॉस्टिंग चेंज नहीं होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट कॉस्ट द सेम टू एम्प्लॉय। ओके, मतलब आप कितना भी लेबर इनपुट अलग अलग लगा दो, आपका कॉस्टिंग में बदल नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है सर कि पाउंड में बोला है 6666 ईच लेबर और कैपिटल का कॉस्ट है। पर यूनिट लेबर का कॉस्ट एंड कैपिटल का कॉस्ट अगर 6,666 करके है, सो 30,000 लेबर एंड 30,000 कैपिटल, द टोटल कॉस्ट विल बी, मतलब 30,000 के साथ 666 को इंटू करो और 30 लेबर के साथ भी 666 को इंटू करो, तो 30 इंटू 666, 30 इंटू 666, अल्टीमेटली आपका बनता है 2 लाख अप्रोक्सीमेटली है, आप करके देखो। ठीक है, बाकी पाउंड का वैल्यूएशन भी चेक करना पड़ता है, अब इसको रुपीज समझ के भी कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 लाख करके ही आएगा। तो 2 लाख का लेबर, 2 लाख का कैपिटल, 4 लाख जो हमारा कॉस्टिंग है। सिमिलरली अगर हम 10,000 का लेबर लगाएंगे, 10,000 का सॉरी 50 लेबर लगाएंगे और 10,000 कैपिटल लगाएंगे, तो भी हमारा 4 लाख का कॉस्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, आप चेक कर सकते हो, बस इंटू कर लो ना इस यूनिट अमाउंट के साथ, इसके साथ इसको इंटू करो, इसके साथ इसको इंटू करो, 2 वैल्यू निकलेगा। फिर इसके साथ भी इसे इंटू करो, मतलब 10 के इंटू 6,666 और इधर 50 लेबर के साथ 6,666 करके देखो, 4 लाख की आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो कहने का मतलब समझ में आया सर? हेलो, ऐसे कॉस्ट समझ में आया? यस सर। 66,660 और अगर मैं 6,666 है तो अगर 50 इंटू करो तो आ रहा है 3,33,100, जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 3,33,000 समथिंग, और उधर आपका हो गया 60,000 समथिंग, 6,66,66,000 समथिंग। अब ऐड करो तो सर, मैं एडिशन वगैरह में और ज्यादा समय नहीं दे रहा क्योंकि सब बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। सर आइसो कॉस्ट समझ गए, तो आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो गया? दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन। कैसे ग्राफिकली प्लॉट कैसे होता है? ग्राफिकल प्लॉट आइसो कॉस्ट अगर एग्जाम में पूछ ले तो कैसे ड्रॉ करोगे, या अगर गिवन रहेगा तो वहां से अगर कुछ भी सवाल कर ले तो कैसे करोगे? तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और फिर जस्ट लाइक ए डिमांड कर्व 30,000 कैपिटल लेना है, 30 यूनिट लेबर लेना है, या कुछ भी ले लो, 30 लेना ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो भी ले लो एक एजम्पशन वाइज। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पर यूनिट लेबर एंड पर यूनिट कैपिटल का जो कॉस्ट है उसको 666 माना गया है। ठीक है, यहाँ पर पाउंड लिया गया, आप रुपीज से कर दो, कोई बात नहीं। तो जो भी करोगे जस्ट प्लॉट करना है, इसके साथ इसको प्लॉट करो, इसके साथ इसको प्लॉट करो, और जो भी पॉइंट मिल रहा है उसको कनेक्ट करो, और ये 2 पॉइंट आपको मिलेगा। इसका नामकरण भी कर सकते हो, ए बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दिस इज आइसो कॉस्ट लाइन।
कोई बोलेगा सर ये तो डिमांड जैसा ही होगा। सर बात डिमांड जैसा नहीं, आप जब कोई पर्टिकुलर कर्व को ड्रॉ करते हो तो उसके हिसाब से सोचो, ठीक है। डिमांड अलग कारण से होगा, कॉस्ट अलग कारण से होगा। सर ये क्या है, लेबर कॉस्ट विथ चेंज इन कॉस्ट ऑफ लेबर लेबर कॉस्ट विथ चेंज इन कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर कॉस्ट बदल रहा है, तो लेबर कॉस्ट अगर बदलेगा, कॉस्ट ऑफ लेबर बदलेगा, तो आइसो कॉस्ट में क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल पहले मानो लेबर कॉस्ट यहां पर था, लेबर पहले इधर था, लेबर ग्राफ देखो आप, लेबर का पॉइंट देखो। फॉर एग्जाम्पल पहले लेबर ग्राफ आपका यहां हुआ करता था, दिस पॉइंट। ओवरऑल आपका जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो यहां होता था। अब आप बोलोगे सर बढ़ कैसे गया, शिफ्ट कैसे हो गया। शिफ्टिंग का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग डिमांड शिफ्टिंग भी देखे हो। यहाँ पर लेबर कॉस्ट शिफ्ट करेगा, यहाँ पर लेबर कॉस्ट शिफ्ट करेगा। तो कॉस्टिंग पहले लेबर कॉस्ट 30 होता था, कैपिटल वहीं पर है, कैपिटल 30,000 था, 30,000 ही है। पर लेबर 30 से सिमिलर काम करने के लिए, सिमिलर काम करने के लिए आपका लेबर पहले 30 में हो जाता था, सॉरी 20 में हो जाता था, या उससे कम, ऑलमोस्ट 16-17 में हो जाता था। अब आपको वही काम करने के लिए 30 लेबर चाहिए, तो 30 और इधर 30, तो जाके आपका न्यू लेबर लाइन बन, न्यू बेसिकली आइसो कॉस्ट लाइन बना। पहले आपका कैपिटल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, कैपिटल में भी ये देखो, ये कैपिटल यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। अगर आप कैपिटल को 10 मानते थे तो उस टाइम पे भी आपका लेबर लगता था मानो 25 समथिंग, ठीक है। लेकिन आज अभी न्यू पॉइंट में क्या हो गया, आपका लेबर लगेगा कम से कम 50 पॉइंट का, 25 की जगह 50 हो गया, 50 यूनिट्स हो गया। तो न्यू लाइन ड्रॉ करो, 2 पॉइंट मिला ना आपको, एक इधर एक इधर, तो आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पर माना गया है कि टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपीज का या पाउंड का। तो जब लेबर एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो कॉस्ट लाइन शिफ्ट करेगा, कॉस्ट लाइन शिफ्ट करेगा, लेबर एक्सपेंस हो गया है, क्या कर सकते हैं। सो इट्स लाइक द, in this example initially the cost of labor and capital is both initially 5,000 pound का था। For example 60 labor equals to 60 लेबर क्या था, 60 लेबर इक्वल्स टू 60 इंटू 5,000 पाउंड, ठीक है। अगर लेबर 60 है, 60 लेबर इक्वल्स टू क्या बनेगा, 60 लेबर इक्वल्स टू 60 इंटू 5,000 पाउंड, तो 3 लाख पाउंड बनेगा, ठीक है। However, if the labor cost rises to 10,000 पाउंड, अगर लेबर कॉस्ट बढ़ के 10,000 पाउंड हो जाएगा, then आइसो कॉस्ट शिफ्ट टू लेफ्ट, आइसो कॉस्ट लेफ्ट में शिफ्ट करें, ठीक है। आइसो कॉस्ट शिफ्ट्स टू लेफ्ट, ठीक है। If isocost shifts to left, now to keep the cost 3 lakh pound, a farm could only employ 30 worker। मतलब अभी उल्टा पॉइंट में बताया जा रहे हैं, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि इधर से हम लोग इधर गए थे, पर अभी बताया जा रहा है कि पहले आप यहाँ पर थे, अभी आप इधर जा रहे हो, ठीक है। मतलब पहले आपका लेबर 60 लगता था, अब लेबर इतना लग रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर गया, लेबर अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा, सॉरी सर एक छोटा सा गलती हो गया मेरे से बताते बताते, लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लेबर कम कर देंगे कि ज्यादा कर देंगे, कम कर देंगे। थैंक यू सर, तो यही कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले अगर आपका 60 लेबर था, अब आप 30 लेबर कर दोगे, ठीक है। इफ द लेबर कॉस्ट राइजेस टू 10,000 रुपीज, पहले अगर 5,000 टका हुआ करता था, पहले लेबर था 5,000, अभी लेबर कॉस्ट ओवरऑल बढ़ गया 10,000, तो ऐसे कॉस्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट, ऐसे कॉस्ट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। नाउ टू कीप कॉस्ट 3 लाख, कॉस्ट को तो सेम रखना है, कॉस्ट 3 लाख था वही रखना है, तो कॉस्ट को 3 लाख ही रखना है। तो फार्म को क्या करना है, अब फार्म 60 लेबर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, अब फार्म को 30 लेबर एम्प्लॉय करना, 30 इंटू 10,000 रुपीज, देन ओनली इट बिकम्स अ 3 लाख। 3 लाख का कॉस्टिंग आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें आपका बजट का मैटर है ना सर। आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में बजट पढ़ोगे, ठीक है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, ठीक है, ये सब में आपको बजट पढ़ाया जाएगा, सीएस में भी है। तो तब आप देखोगे कि कैसे बजट बना के कॉस्टिंग किया जाता है अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में। तो आपका बजट चेंज नहीं हो सकता इतना, मतलब रोज रोज, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस होते हैं।
तो इक्विवेलेंटली यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमारा कॉस्टिंग 3 लाख का है, वो मुझे पता है, लेकिन अगर लेबर बढ़ जाएगा, अगर लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा मार्केट में ड्यू टू एनी रीजंस, बहुत सारा रीजन हो सकता है लेबर एक्सपेंसिव होने का। जैसे जैसे अभी शिवास मेरे को एग्जांपल दे रहा था तमिलनाडु पे, कि जो काम एक तमिलियंस करने के लिए 40,000 लेता है, वही काम एक बिहारी तमिल में जाके 10,000 में कर रहा है। अब अगर तमिलियंस अगर वहां पर वार छेड़ देगा, ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ आज तमिल में नहीं, महाराष्ट्र में भी हुआ था। महाराष्ट्र में मतलब बॉम्बे में 90s के टाइम पे महाराष्ट्र में सरकारी जॉब में ज्यादातर केस में मराठी कम और साउथ इंडियन ज्यादा नजर आते थे। तो उस टाइम पे भी सिमिलर प्रॉब्लम बॉम्बे में नजर आया था कि इतना साउथ इंडियन अगर सरकारी ऑफिस में रहेगा तो फिर महाराष्ट्र में मराठी क्या करेगा। तो फिर एक आवाज उठाया था, स्पेशली तेलुगु लोग, तेलुगु, कन्नड़, तमिलियन सब ज्यादातर महाराष्ट्र में जाके जॉब करते थे। तो तब ये एक ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बोला था कि लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, वैसा टाइप का, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा लुंगी टाइप में पहनते हैं ना, इसलिए। तो उसमें बिहारी के साथ भी प्रॉब्लम हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के हर एक जगह में जो लेबर लोग ज्यादातर जो छोटा मोटा स्टॉल होता था रेलवे स्टेशन साइड में, तो उसमें भी मुंबई को साफ करना है बोल के एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था। बट वो सब टिका नहीं सर, अल्टीमेटली सब भारत है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलता है, बट अल्टीमेटली सब मैटर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, छोटा मोटा इंटरनल इश्यूज एक साथ घर में रहने से होता है ना सर, एक साथ घर में रहने से, ये यहाँ पर बिहारी, बंगाली, तमिल, मारवाड़ी ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक साथ रहने से कभी कभी थोड़ा बहुत आवाज तो होता है, ये कोई इश्यूज नहीं। अब इसको मीडिया अगर इशू बनाएगा तो बना सकता है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये होता है। मैं तो कहता हूँ सर कि हर जगह में डेवलपमेंट थोड़ा इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर ज्यादा बिहारी तमिल में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, बंगाल बंगाल का लेबर भी तो, अगर आप केरला जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, बंगाली लेबर भी आपको बहुत नजर आ रहा है। तो इतना जरा लेबर अगर एक पर्टिकुलर स्टेट से शिफ्ट होके दूसरे स्टेट में जाके बसता है, लेबर को भी दिक्कत है, क्योंकि उनको भी अपना घर दौर छोड़ के, घर बार छोड़ के बाहर जाके रहना, ठीक है, उनको भी अच्छा नहीं लगता। सबका मुंह सूखा रहता है। मैं बहुत जन से बात किया सर, बहुत जन से, अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली। अब ये सब इंटरव्यू थोड़ी ना लेता हूँ मैं, रिकॉर्ड नहीं करता, बट सच में मैं इंटरव्यू मतलब पूछता हूँ कि क्या है उनके मन में। एक बार एक रेस्टोरेंट में मुझे कुछ बंगाली मिल गया था यहीं पर, दक्षिण साउथ 24 का। उनसे मैं बात कर रहा था तो दे आर नॉट हैप्पी। तो मैं उनको पूछा कि अ, इतना दूर आके काम कर रहे हो, 2,000 दिन 3,000 किलोमीटर दूर में, तो बोला कि क्या करें, 15,000 के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक बेसिक लेवल 15,000 जॉब क्रिएट करने का भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एनवायरनमेंट नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है यहाँ। ये तो करप्शन एनवायरनमेंट बन चुका है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा। तो एग्जैक्टली जहां पर भी, अब बिहार का भी, बिहार का इश्यूज है। बंगाल का जो प्राइड था बंगाल खो रहा है। बिहार तो हमेशा इंडिया को लीड किया है, मगध नाम से जाना जाता था, बिहारी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो भारत के हिस्ट्री में महान माना जाता है। फिर भी आज बिहार का हालत इतना खराब है। सो होना नहीं चाहिए ऐसा। स्टेट को समझना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेट में इक्विवेलेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे बनेगा? एजुकेशन। एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एक शिक्षा ही है, सॉलिड शिक्षा, नॉलेजेबल शिक्षा, वही कर सकता है। अब उसके बाद एक जेन्युइन शिफ्टिंग तो होगा, जहां जो जो लोग जिस चीज में अच्छे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा। जैसे जितना बंगाली, बिहारी आप दूसरे स्टेट में देखते हो, उतना तमिलियंस आपको वेस्ट बंगाल में दिखता है। हेलो, क्या आप देख पा रहे हो कि तमिलनाडु के लोग बंगाल में आके काम करते हैं? बहुत बहुत कम है सर। कुछ मतलब परसेंटेज में नहीं आएगा ठीक ठाक करके, वेरी वेरी, मतलब एटलीस्ट लेबर क्लास तो बहुत ही कम है, सिर्फ ऑफिशियल क्लास में आपको नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, वो तो होना भी चाहिए। अब दिल्ली में जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा बंगाली टोला मिलेगा, बॉम्बे में जाओगे वो भी वहां पर भी मिलेगा। तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, हर कोई एक दूसरे जगह में आएगा जाएगा, ये तो होना है। लेकिन टू मच, जरूरत मतलब बहुत ज्यादा हो जाने से दिक्कत बढ़ सकता है।
इसको संभालने के एक ही तरीका, हर जगह में हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने बारे में प्रॉपर प्लानिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। सेंट्रल के साथ बदमाशी करके, झगड़ा करके नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल क्या कर रहा है। सेंट्रल भी करता है, सेंट्रल बहुत कुछ मदद करता है, चाहे कोई भी रहे सेंट्रल में, बट ज्यादातर केस में स्टेट ना, जैसे जैसे मतलब जहां पर भी सेंट्रल का पार्टी नहीं होता है वो दिक्कत बनता है। तो ये सब थोड़ा कम करने के लिए स्टेट को थोड़ा सोचना चाहिए, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, सोचना चाहिए। क्योंकि ज्यादा हो जाने से लोकल लोग तो गुस्सा करेगा, करेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि किसी का इसमें एक लोकल अधिकार का सवाल हो जाता है कि भाई हम लोकल हैं, हम कहाँ जाएंगे। अब कंपनी तो कॉस्ट कट करेगा ही। अब हमारे देश में तो ऐसा नहीं है कि अगर भारत है तो वो पूरा भारत है, तो इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना सोचेगा कि कोई बंगाली है कि कोई बिहारी है तो कोई मराठी है कि कोई मारवाड़ी है, ऐसा थोड़ी सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। हर कंपनी जॉब देने के टाइम पे भी ऐसा नहीं सोचेगा। उसका काम हो जाएगा तो वो जिसको सस्ते में अच्छा करेगा उसी को दे, कंपनी तो अपना कॉस्ट कट करेगा ही। सो वट एवर, हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, और जो बात दूसरा कर रहे थे वो सोशल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। इकोनॉमिक अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर है, तो बात करने के टाइम पे थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में आपको मिस जज हो गया था। कॉस्ट आपका सेम रहेगा, आपको जरूरत के हिसाब से लेबर कॉस्ट को कट करना पड़ेगा। पहले 60 लेबर लगाते थे, 30 लेबर लगा दो, लेकिन अल्टीमेटली आपका कॉस्टिंग सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। आगे देखो, ये सारा खेल, ये सारा खेल किस चीज में बना है जानते हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ये जो इतना बड़ा चीज आपको भी तब से मैं बताया जा रहा हूँ, आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट, इसके पीछे का मेन रीजन है प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अब देखो एक बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएगा तभी तो बिजनेस करेगा। अच्छा, प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज नहीं कर पाता है तो बिजनेस में टिक पाएगा क्या? चाहे आप एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, या फिर आप अगर आप एक एनपीओ चलाते हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो। मतलब नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट करना नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट करना है। आप लोग अकाउंटेंसी करते हो, प्रॉफिट करना है, बट प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन सोशल काम पे लगाना, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपका एनपीओ या एनजीओ बना है उस पर्पस में आपको उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, सोशल कॉज में डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस होते हैं वो अपने पर्सनल पर्पस में भी उसको यूज कर सकते हैं, ये फर्क होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस का सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन टिकेगा कितना दिन, लंबा खेल में कितना चलेगा, वो डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक पे। सो to maximize profits, a firm will wish to produce at the point of the highest possible ISO quant and minimum possible ISO cost. Sir, how to get it? Highest possible ISO quant and minimum possible ISO cost. How to get it there? थोड़ा रिसर्च का मैटर है, डेटा एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। यही तो है डेटा एनालिसिस। अब एक चार्टर्ड, एक कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी में क्या करेगा, या फिर एक इकोनॉमिस्ट कंट्री के लिए क्या करता है? सजेस्ट करता है फार्म को कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप सिंपल आइसो कॉस्ट ड्रॉ करके दिखा दो फार्म का जो बजट है कि वो कितना कैपिटल लगा सकता है और कितना लेबर लगा सकता है। आप उनको बता दो कि किस पे उसका पूरा का पूरा मैक्सिमम आउटपुट भी हो, कॉस्ट भी कम हो। ग्राफिकल ड्रॉ करके देखो, आपके पास 60,000 तक का कैपिटल का लिमिट है और मानो 60 तक लेबर का लिमिट है। अब आप देखो कि आप क्या करो आपका नीड के हिसाब से। अगर मान के चलते हैं कि मेरा टोटल कॉस्ट 4 लाख में ले सकता हूँ, अगर टोटल कॉस्ट 4 लाख में फिक्स कर देता हूँ, ये बजट करके निकल जाए। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करो। जब मेरा लेबर 30 है, सॉरी, जब मेरा कैपिटल 30 यूनिट्स 30,000 है, लेबर 30 यूनिट्स है, ये एक मैं ले सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं लेबर कैपिटल को थोड़ा कम करता और लेबर को 50 करता तो भी मैं कर सकता हूँ। इन दोनों पॉइंट के अलावा देयर इज अनदर पॉइंट। आप
इस पॉइंट को भी ले सकते थे। ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर 3 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है सर, मतलब बेसिकली यहाँ पर 3 आइसो पॉइंट है, एक आइसो कॉस्ट लाइन है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, ये देखो, मैं थोड़ा यहाँ पर कलर चेंज करके करता हूँ। ये मेरा आइसो पॉइंट है, पर जो आइसो कॉस्ट को टच नहीं कर रहा है, ये भी मेरा आइसो पॉइंट है, बट मेरे मेरे लिमिट के बाहर जा रहे हैं। इस आइसो पॉइंट में प्रोडक्शन हाई है, टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट है, 4,500 प्रोडक्शन होगा। और जो लोअर वाला है उसमें मेरा टोटल प्रोडक्शन 3,500 है, लोअर प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जो मीडियम कैटेगरी में है, जिसमें मैंने 30 लेबर और 30 कैपिटल लिया, वहां पर एक चीज क्या हुआ, वो मेरे आईसी कॉस्ट लाइन को छू के जा रहा है। जैसे एक गाना है ना सर, छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा। हाँ, सुना है गाना आपने? यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो तो, छू कर आईसी कॉस्ट को क्या तूने क्या इशारा। हाँ, समझेंगे नहीं? छू कर आइसो कॉस्ट को कौन छू के जा रहा है सर? आइसो क्वांट। आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट को छू के जा रहा है, ठीक है। तो छू कर मेरे मन को नहीं, छू कर आइसो कॉस्ट को। आइसो क्वांट जिस पॉइंट से निकलते हैं, उस पॉइंट में ऑप्टिमम लेवल आता है सर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्रोडक्शन। मतलब मैं चाहता तो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, बट मेरा बजट नहीं है, या मेरा मिनिमम कॉस्ट में नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट पे मिनिमम कॉस्ट नहीं आएगा। मिनिमम कॉस्ट किस में आएगा? जिस पॉइंट में आइसो पॉइंट आइसो कॉस्ट को टच करके निकलेगा, जिसमें मेरा 4,000 का प्रोडक्शन है, जिसमें मेरा 4,000 का प्रोडक्शन है, 30 और 30 लेबर और 30 का कैपिटल है। So it's simple. In this example, we have 1 ISO cost and 3 ISO points. With the ISO cost of 4 lakh, the maximum output a farm could be 4,000 production percent. If it produced at say 30,000 and 48 labor, it would be 3,500. मतलब अगर ये वाला 3,500 प्रोडक्शन होता अगर आपका लेबर और कैपिटल कम होता। अगर आप और ज्यादा लेने चाहते 4,500 प्रोडक्शन कर सकते थे, बट वो आपके कॉस्ट को कवर करके चला जाता, मतलब मिनिमम कॉस्ट में नहीं होता, कॉस्ट बढ़ जाता। आप कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहते और प्रोडक्शन को भी कम नहीं करना चाहते। सो कॉस्ट को भी ज्यादा नहीं करना है और प्रोडक्शन को भी कम नहीं करना है, तो आइसो कॉस्ट आइसो क्वांट जहां पर एक दूसरे को छू रहा, ठीक है। इसलिए मैंने गाना याद दिलाया आपको, छू कर आइसो कॉस्ट को आइसो क्वांट ने क्या इशारा, ठीक है। समझे? सुना है ये गाना, किशोर कुमार का बड़ा ही फेमस पुराना दिन का गाना है, सुनना कभी। आजकल कुछ मॉडर्न सिंगर ने भी गाया है, हो सके तो जरूर सुने। ये देखिए सर, इसमें थोड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दिखाया, लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपको चेक कर लेना है कि लेबर, देखो सर यहाँ पर 60 लेबर को लिया गया और 60 कैपिटल को लिया गया, ठीक है। टोटल कॉस्ट यहाँ पर देखो 50 लेबर 50 कैपिटल, और एक पॉइंट है जहां पर लेबर कैपिटल आपका बियॉन्ड है, लिमिट से बाहर है, दिस लाइन। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर आप इस पॉइंट पे आओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, खर्चा कम के साथ साथ प्रोडक्शन भी कम होगा। यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा, शायद प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पर आपका टोटल कॉस्ट 4 लाख का है और आपका प्रोडक्शन 4 लाख का है, ये आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। सो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये सजेस्ट करना चाहिए थ्रू आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। हेलो, बोलो सर, क्लियर हुआ? आइसो कॉस्ट आइसो क्वांट, कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. कोई डाउट? सर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हमने बात किया, आप स्टडी मैट से देख लो, मेरे नोट से देख लो, ठीक है। यहाँ पर भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस अलग विथ इंस्टीट्यूट के मैट से भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ पर अलग अलग दिखाया, ठीक है। ये देखो जो मैंने अभी आपको समझाया, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स डिस्कस कर दिया मैंने। अब क्या करना है सर? सर प्रोडक्शन तो हो गया, यस प्रोडक्शन तो हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
इतना कॉस्ट कॉस्ट चिल्लाया, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करूँ, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये पॉइंट स्टार्ट करूंगा सर, कहाँ चला गया, ये इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स लास्ट क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर भी बहुत सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन है, डेटा एनालिसिस, ओके। और फार्म को बताना है कि कॉस्टिंग को यूज करके कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के बारे में आइडिया ले लिया, अब आगे कॉस्टिंग के बारे में आइडिया लेना है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट का आइडिया ले लिया जाए, फिर हम लोग वापस मार्केट में चले जाएंगे, ठीक है। मार्केट रिवाइज भी हो जाएगा किसी किसी का, और जो कभी नहीं मार्केट पढ़ा है तो पढ़ लेगा मार्केट, ठीक है। तो ये है आज का इकोनॉमिक्स। दिवास सुबीर, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं बोला हम लोग का टेस्ट बहुत जल्दी मैं अरेंज करूंगा, सो रेडी रहिएगा। बाद में ये ना बोलना सर बोला नहीं पहले, ठीक है। अच्छा टेस्ट किस टाइम पे होगा थोड़ा? दोपहर को 3 साढ़े 3। नहीं मतलब डेट? डेट 14 के बाद, 14 के बाद, आफ्टर 14 मार्च। ओके सर। मतलब आपके पास एक हफ्ता है। हाँ सर, आप कुछ भी पूछ लो ना, इकोनॉमिक्स तो मतलब ऐसे टिप पे रखे हैं। नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है इस क्लास, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को रेडी करो, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट का सर। बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक्स में तो सीए का एग्जाम नहीं पार होगा सर। हाँ सर, मैथ थोड़ा देखना है सर, मैथ दिक्कत हो जाता है, नहीं आ रहा है फिर मैथ। तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैम तो मुझे बताते रहते हैं कि पूरा क्लास करते नहीं हो, खबर है मेरे पास। पूरा क्लास करो तब ना, इतना हल्का से मत लो सर, नहीं तो जितना आशा का किरण लेके आए हो उतना ही निराशा का किरण बन जाओगे। मत करो ऐसा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वीक आओ बताते हैं। ओके सर, चलो टाटा।